Dear students, today we will be discussing about the economic importance of algae. बहुत ही important topic है और लंबा भी है, इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। इसमें हमें algae के जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं सिर्फ वही डिस्कस नहीं करने हैं, बल्कि साथ साथ हमें algae की हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं वो भी हमें डिस्कस करने हैं। तो लंबा तो ये टॉपिक जाएगा, लेकिन ये सारा टॉपिक जो है इसको हमें अंडरस्टैंड करना है। इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं उनको याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और ख़ासकर जो बीएससी के हमारे स्टूडेंट्स हैं विद बॉटनी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, और जो हमारे पीजी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस टॉपिक इज, सबसे पहले हम देखेंगे कि हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है एल्गी का, जिसमें हम पढ़ेंगे एल्गल ब्लूम्स। एल्गल ब्लूम्स बहुत ही हार्मफुल होते हैं ह्यूमंस के लिए, और सबसे ज़्यादा जो एक्वेटिक फौना होता है, पर्टिकुलरली जो फिश होते हैं उनके लिए हार्मफुल होते हैं। उनके बारे में डिस्कस करेंगे, एल्गल ब्लूम्स कैसे बनते हैं, कैसे उनको कंट्रोल किया जा सकता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। और उसके बाद हम जो पॉजिटिव रोल है एल्गे का, जैसे कुछ एल्गे को हम यूज़ कर सकते हैं एज फूड, क्योंकि उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। विल ऑल्सो डिस्कस कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी एल्गी की जो यूज़ होते हैं एज मेडिसिन, दैट मीन्स जिनको हम दवाइयों के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। वी ऑल्सो यूज़ सर्टेन एल्गे, कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं एल्गे की जिनको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर मॉनिटरिंग द पोल्यूशन, उनको हम बोलते हैं बायो इंडिकेटर्स। सो एल्गे कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज द बायो इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एल्गे से हम फाइकोकोलाइड्स भी हासिल कर सकते हैं। आपने सुना होगा अगर अगर, काराजीनॉन और एल्जिनेट्स, ये सारे फाइकोकोलाइड्स हैं और इनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है इंडस्ट्री में। किन एल्गे से हम इनको प्राप्त करते हैं, किन एल्गे से हम इनको हासिल कर सकते हैं, और इन फाइकोकोलाइड्स की इंपॉर्टेंस क्या है इंडस्ट्री में, वो हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ विल बी डिस्कसिंग अबाउट दी डायटोमाइट। डायटोमाइट क्या होता है, इसकी इंडस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम डिस्कस करेंगे। और लास्टली विल बी डिस्कसिंग अबाउट दी एल्गे एज बायोफ्यूल। एल्गे से हम फ्यूल हासिल कर सकते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि हार्मफुल इफेक्ट क्या है एल्गे का, नेगेटिव रोल ये क्या प्ले करते हैं। व्हाई आर सम एल्गे कॉल्ड एज द विलन्स, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि कुछ एल्गे जो होते हैं दे कैन फॉर्म समथिंग कॉल्ड एज एल्गल ब्लूम्स, और जो एल्गल ब्लूम्स होते हैं दे आर हार्मफुल, इसलिए हम इनको बोलते हैं हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स। तो एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द हार्मफुल रोल प्लेड बाय द एल्गे, आप यही लिखना हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स। या सीधे वो क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट आर द हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स, और दे विल सिंपली आस्क व्हाट आर एल्गल ब्लूम्स। सो हर किसी क्वेश्चन की दवा जो है, हर किसी क्वेश्चन का जो जवाब है वो यही है। एल्गल ब्लूम्स होते क्या है? एल्गल ब्लूम्स आर द एल्गे, ये एल्गे होते हैं विच ग्रो इन सफिशिएंट नंबर, ये बहुत ज़्यादा नंबर में ग्रो करते हैं। उसके बाद व्हेन दे सफिशिएंटली ग्रो इन नंबर दे एक्यूमुलेट, ये एक्यूमुलेट करते हैं टू कवर द सरफेस ऑफ वाटर, जो वाटर का जो सरफेस होता है उसको एक कवर करते हैं, और उससे फिर प्रॉब्लम्स होती है। सिंपली मतलब कहने का ये है कि एक वाटर बॉडी है, इट कैन बी ए लेक, इट कैन बी ए रिवर, इट कैन बी एन अदर वाटर बॉडी, इस पे कुछ एल्गे हैं, बहुत कम एल्गे हैं, अभी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब जो एल्गे हैं व्हेन दे ग्रो इन सफिशिएंट नंबर, जब इनका नंबर इंक्रीज होता है, ये इतने ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं इस वाटर बॉडी में कि ये पूरा जो वाटर बॉडी का जो सरफेस होता है इसको कवर करते हैं, इसी को हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम। सो एल्गल ब्लूम्स आर द एल्गे ग्रोइंग इन सफिशिएंट नंबर एंड एक्यूमुलेटिंग टू कवर द सरफेस ऑफ वाटर। अब जो वाटर बॉडी जहाँ पे ग्रो करते हैं, उस वाटर बॉडी का जो सरफेस का जो कलर होता है वो चेंज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि इस पे कौन से एल्गे ग्रो करते हैं। दैट्स व्हाई वी से दैट दीज एल्गल ब्लूम्स दे कैन इम्पार्ट, ये दे सकते हैं, दे कैन इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर टू दी वाटर दे ग्रो इन। जिस पानी में, जिस वाटर बॉडी में ग्रो करते हैं, उस वाटर बॉडी को वो अलग कलर देते हैं, उसके सरफेस का कलर अलग हो जाता है। वो कलर किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि किस एल्गे ने वहाँ एल्गल ब्लूम्स बनाए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो एल्गल ब्लूम्स होते हैं दे आर फॉर्मड बाय जस्ट वन स्पीशीज ऑफ एल्गी। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी स्पीशीज होती हैं विच आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्गल ब्लूम्स। तो ये एल्गल ब्लूम्स कहाँ कहाँ पे हम पा सकते हैं? वी फाइंड देम इन द वाटर बॉडीज,
we find them in the water bodies and these water bodies can be fresh water में भी हम इनको देख सकते हैं. We can find them in inland salt lakes. जो inland salt lakes होते हैं ऐसे lakes जहाँ पे नमक का जो concentration होता है ठीक ठाक होता है, वहाँ पे भी पाए जा सकते हैं. उसके साथ साथ we can also find them in seas and other water bodies. तो अब वजह क्या है इसकी? ये एल्गे जो होते हैं एल्गल ब्लूम्स क्यों बनाते हैं? हमने पहले ही कहा कि जब इनका जो ग्रोथ होता है वो ज़्यादा होता है और वहाँ पे सफिशिएंट नंबर ऑफ एल्गे ग्रो करते हैं, वही एल्गल ब्लूम्स बनाते हैं. तो ये कैसे होता है? इट हैपन्स व्हेन देयर आर सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल. जब किसी वाटर बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हों, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हों, उससे क्या होगा? जो वहाँ पे एल्गे होंगी दे विल शो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, क्योंकि उनके पास न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, साथ में सनलाइट भी आ रहा है, दे आर एबल टू फोटोसिंथेसाइज, और जो उनके पास जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पानी से भी उनको मिलता है. सो व्हाट डू दे डू? बिकॉज ऑफ दी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर दे ग्रो एक्सपोनेंशियली. तो इससे क्या होता है? उनका जो नंबर होता है वो इंक्रीज होता है. ठीक है, जब नंबर इंक्रीज हो गया वही होता है एल्गल ब्लूम. मैंने पहले ही कहा कि एल्गे ग्रोइंग इन सफिशिएंट नंबर. तो अब वो कंडीशन जहाँ पे एक वाटर बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हों और उन न्यूट्रिएंट्स की वजह से वो फास्टली ग्रो करें, इस कंडीशन को हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन. कभी कभी वो ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि व्हाट इज यूट्रोफिकेशन. सो यूट्रोफिकेशन इज द फिनोमिनन wherein you find sufficient amount of nutrients available in a water body, जिसका इम्पैक्ट यही होता है कि वहाँ पे जो एल्गे होते हैं they show exponential growth because of huge nutritional availability. तो चलिए आगे चलते हैं. अब जो एल्गल ब्लूम्स हैं they can be both temporary और permanent. कुछ एल्गल ब्लूम्स ऐसे होते हैं which are temporary, मतलब जो कुछ देर तक रहेंगे, कुछ दिनों तक रहेंगे, उसके बाद because of nutrition unavailability या किसी और फैक्टर की वजह से they will be destroyed. So they are called temporary. तो ये temporary होते हैं, they remain there for hours to some days. उसके बाद कुछ ऐसे भी algal blooms होते हैं which are known as permanent. They may persist for months or years. ठीक है, ये बहुत देर तक survive करते हैं, that's why we call them permanent. तो अब जो permanent algal blooms होते हैं इनको डिस्ट्रॉय करना, इनसे छुटकारा पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इन्होंने खुद को इस्टेब्लिश किया होता है किसी वाटर बॉडी में, फिर इनको वहाँ से उखाड़ना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है. सो परमानेंट एल्गल ब्लूम्स जो होते हैं दे आर मोर हार्मफुल देन द टेम्पररी वंस. श्रीनगर में जो आप डल लेक देखते हैं वहाँ पे कुछ एल्गल ब्लूम्स होते हैं विच कैन सर्वाइव जस्ट फॉर सम आवर्स एंड डेज, दे आर टेम्पररी. लेकिन कुछ ऐसे भी एल्गल ब्लूम्स वहाँ पे पाए जाते हैं विच हैव बिकम परमानेंट. ऐसी और एक एग्जांपल अगर आप ग्लोबल लेवल की बात करते हैं, एक लेक है, वी कॉल दैट लेक मगदी, इट्स इन केनिया. ठीक है, तो यहाँ पे भी आप बहुत सारे परमानेंट एल्गल ब्लूम्स देख सकते हैं. अगर थिकनेस की बात करें, जो एल्गल ब्लूम्स हमने पहले ही कहा कि ये वाटर बॉडी के सरफेस पे एक मैट जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं. अब जो ये मैट है इसकी जो थिकनेस है इट कैन बी ईदर थिन, ये थिन भी हो सकता है, इट कैन बी थिक एज वेल. Now there are estimates कि जो इसकी thickness होती है algal blooms की, it can reach up to 16 centimeter. और एक example मैं आपको देता हूँ यहाँ पे. There is an alga called as microcystis. ये common algal bloom forming algae होते हैं microcystis. इनका जो usual thickness होता है it is about 8 centimeter. ये जो mat बनाते हैं, जो algal bloom बनाते हैं on the surface of water, it can reach a thickness of about 8 centimeter. अच्छा, ये जो एल्गल ब्लूम्स होते हैं दे ऑल्सो शो सीजनल वेरिएशन, मतलब किसी सीज़न में ज़्यादा ग्रो करते हैं, किसी सीज़न में कम ग्रो करते हैं. जनरली देखा गया है कि अगर सीज़न रेनी हो तब क्या होता है, तब जो एल्गल ब्लूम्स होते हैं दे शो रिड्यूस्ड ग्रोथ. और कुछ सीज़न जैसे आपके पास समर सीज़न है उसमें इंक्रीज्ड ग्रोथ होता है एल्गल ब्लूम्स का. ठीक है, सो देयर इज सीजनल वेरिएशन, इट डिपेंड्स अपॉन कि लाइट कितनी है, टेम्परेचर कितना है, रेन हो रही है, स्नो हो रहा है या फिर क्लियर स्काइज है. इस सब पे डिपेंड करता है कि एल्गल ब्लूम्स ज़्यादा ग्रो करेंगे या कम ग्रो करेंगे. तो आगे चलते हैं और अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो ये कि हमने कहा कि एल्गे जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज ब्लूम्स एंड वी कॉल देम एल्गल ब्लूम्स. तो क्या सारे एल्गे ऐसे होते हैं जो ब्लूम्स फॉर्म कर सकते हैं? नहीं. मेजॉरिटी ऑफ जो एल्गल ब्लूम्स होते हैं दे आर फॉर्म्ड बाय members of Cyanophyceae.
साइनोफाइसी जब हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी, हमने कुछ क्लासेस को डिस्कस किया था, उसमें एक क्लास आया था साइनोफाइसी का। तो जो मेंबर्स ऑफ साइनोफाइसी होती हैं, मेजॉरिटी ऑफ अलगल ब्लूम्स दे आर फॉर्मड बाय साइनोफाइसियंस। और इसके साथ साथ बाकी क्लास में भी कुछ ऐसे अलगे होते हैं विच कैन फॉर्म अलगल ब्लूम्स। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखी हैं, दे आर मोर इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं एंड दीज आर मोस्ट कॉमन ब्लूम फॉर्मिंग एल्गे, ये आप याद रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो है इट इज़ माइक्रोसिस्टिस, ठीक है। माइक्रोसिस्टिस जो है इसकी कुछ स्पीशीज़ हैं, जैसे माइक्रोसिस्टिस एरोजिनोसा है, माइक्रोसिस्टिस वायरिडिस है, ये आप देखेंगे दे आर द मोर कॉमन अलगल ब्लूम फॉर्मिंग एल्गी। उसके साथ नोस्टॉक की कुछ स्पीशीज़, एक स्पीशीज़ का नाम याद रखो, नोस्टॉक लिंकिया। ट्राइकोडेस्मियम की एक स्पीशीज़ का नाम याद रखो, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। ऑस्लेटोरिया की कुछ स्पीशीज़ है, ऑस्लेटोरिया। प्लैंक्टोनिया एक स्पीशीज़ है विच इज़ कॉमन एल्गल ब्लूम फॉर्मिंग एल्गा। सुपेरिडोना की कुछ स्पीशीज़ है। क्लैमिडोमोनास की भी कुछ स्पीशीज़ हैं विच कैन फॉर्म एल्गल ब्लूम्स। ईडोगोनियम की कुछ स्पीशीज़ हैं विच कैन फॉर्म एल्गल ब्लूम्स एंड यू कैन ऑल्सो सी सर्टन स्पीशीज़ ऑफ ज़िग्नीमा विच कैन बी फाउंड इन एल्गल ब्लूम्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ का नाम आप याद रखोगे विच आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन ब्लूम्स, एल्गल ब्लूम्स। अच्छा, तो अब ऐसी भी वाटर बॉडीज़ हैं जहाँ पे इन एल्गल ब्लूम्स की वजह से वाटर बॉडी का कलर या तो येलो हो जाएगा या ब्राउन हो जाएगा या रेड हो जाएगा। सो ऐसे एल्गल ब्लूम्स जो हैं जो ये रेड, येलो या ब्राउन कलर देते हैं वाटर बॉडी को, दे आर फॉर्मड मेनली बाय मैराइन डाइनोफ्लैजिलेट्स, जिनमें आप दो एग्जांपल्स याद रखोगे डाइनोफ्लैजिलेट्स के, जिम्नोडीनियम और गोनोलॉक्स, GONYAULAX। ये दो इंपॉर्टेंट डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग रेड, ब्राउन और येलो कलर टू द वाटर बॉडी दे आर प्रेजेंट इन। तो इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं रेड टाइड, इसको हम बोलते हैं रेड टाइड। एंड दीज रेड टाइड्स, ये जो बेसिकली एल्गल ब्लूम्स ही है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज मैरीन फिश किल्स। जो फिश होती हैं ऐसे वाटर बॉडीज में, इनकी किलिंग हो जाती है ऑन मैस स्केल बिकॉज ऑफ दिस रेड टाइड विच इज कॉज्ड बाय दीज मैरीन डाइनोफ्लैजिलेट्स कॉमनली। तो ये एक एस्टिमेशन लगाई जाती है कि इस वाटर बॉडी में जहाँ पे ये डाइनोफ्लैजिलेट्स पाए जाते हैं जिनकी वजह से रेड टाइड्स बनती है, इन डाइनोफ्लैजिलेट्स का नंबर इस ऑर्डर का हो सकता है पर लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। 1 लीटर ऑफ वाटर में 10⁻⁶ सेल्स, इतनी सेल्स हो सकती हैं 1 लीटर ऑफ वाटर में जब ये रेड टाइड फॉर्म हो जाती है। मतलब इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है इस वाटर बॉडी में। वो क्यों? क्योंकि ये कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जिनकी वजह से उनका जो सेल्फ ग्रोथ होता है, अपना जो ग्रोथ होता है वो बढ़ जाता है, लेकिन बाकी जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं इस वाटर बॉडी में उनकी किलिंग हो जाती है। और ये भी एस्टिमेट किया गया है कि जब ये रेड टाइड्स बन जाती हैं तब जब हम वाटर सैंपल को एनालाइज करते हैं, वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेड टाइड, इनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वाटर में तब इट इज़ 90 to 99%। मतलब इस वाटर बॉडी में जहाँ पे रेड टाइड फॉर्मेशन हुई है बिकॉज ऑफ दीज डाइनोफ्लैजिलेट्स, वहाँ पे 90 to 99% जो लाइफ होती है इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय दीज डाइनोफ्लैजिलेट्स। बाकी वहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो कर ही नहीं पाता है। कुछ एस्टिमेट्स ये भी बोलते हैं कि जो नंबर ऑफ सेल्स पर लीटर हो सकता है तब it can reach to the extreme level 6 into 10⁻⁷ cells। रेड टाइड्स जो हैं they are common in the Gulf Coast of Florida, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड टाइड कैसा दिखता है। तो चलिए अब बात करते हैं what are the factors which are responsible for causing these algal blooms, ठीक है। algal blooms किन फैक्टर्स की वजह से ज़्यादा या कम हो जाते हैं? तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्टर जो हमने पहले ही देखा, इट इज़ द न्यूट्रिशन। हमने पहले ही कहा कि अगर हमारी वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा अवेलेबल हों तो वहाँ पे एल्गे का ड्रास्टिक ग्रोथ हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाएगा, विच विल अल्टीमेटली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्गल ब्लूम्स। और न्यूट्रिएंट्स की हम बात करते हैं, दो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रेट्स जिसमें आपका नाइट्रोजन होता है, एंड फॉस्फेट्स जिसमें फॉस्फोरस होता है। दे आर मोर इम्पॉर्टेंट। अगर किसी वाटर बॉडी में ये दो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हों तो वहाँ पे एल्गल ब्लूम्स फॉर्म करेंगे। एंड यू नो जो नाइट्रोजन है और जो फॉस्फोरस है ये मेनली कहाँ से आता है? ये एग्रीकल्चरल फील्ड से आता है, क्योंकि वहाँ पे हम बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। जैसे आपके पास NPK का फर्टिलाइज़र है,
हम यूरिया यूज़ करते हैं, हम डायरेक्टली फॉस्फेट यूज़ करते हैं, तो फिर जो एग्रीकल्चरल जो रन ऑफ होता है इट अल्टीमेटली गेट्स इनटू द वाटर बॉडीज़, और वहाँ पे फिर इन न्यूट्रिएंट्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है जिसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, और इस न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी की वजह से एल्गी का ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एल्गल ब्लूम्स, जो हमने पहले डिस्कस किया। सो न्यूट्रिशन इज़ द बेसिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल। उसके बाद वी ऑल्सो कैन डिस्कस अनदर फैक्टर, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर। अगर पानी तेज़ बहाव से चल रहा है, फास्टली मूव कर रहा है, then there is minimal chances of the formation of algal blooms, क्योंकि जो मूवमेंट ऑफ वाटर है इट विल डिस्टर्ब द न्यूट्रिएंट प्रोफाइल ऑफ द वाटर। एक ही जगह न्यूट्रिएंट्स नहीं रहेंगे तो उसकी वजह से एल्गे का ग्रो करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर पानी जो है ये स्टैग्नेंट है, यानी ये बहुत कम मूव कर रहा है या मूव कर ही नहीं रहा है, तो न्यूट्रिएंट्स एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे जहाँ पे एल्गे का जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है इट इज़ लाइट एंड टेम्परेचर। अब जो लाइट है, बाय लाइट आई मीन सनलाइट, ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज एल्गे दे आर क्लोरोफिलस एंड दे फोटोसिंथेसाइज। उनको लाइट की जितनी अवेलेबिलिटी रहेगी उतना वो अच्छे से फोटोसिंथेसाइज कर पाएंगे और उतना ज़्यादा वो ग्रो कर पाएंगे। सो अगर सनलाइट इनको अच्छे से अवेलेबल है दे विल ग्रो एफिशिएंटली। सनलाइट इनको अवेलेबल कम है, they won't be able to grow efficiently. अच्छा, अगर टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो साइनोफाइसियंस जो होते हैं, मैंने पहले ही कहा कि साइनोफाइसियंस या फिर मेंबर्स ऑफ क्लास साइनोफाइसी जो होते हैं, दे आर दी मेजर एल्गल ब्लूम फॉर्मिंग एल्गे। इनकी ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए जो टेम्परेचर रेंज होता है इट इज़ 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर इनको इतना रेंज मिलता है टेम्परेचर का, अगर इनको अवेलेबल होता है इतना टेम्परेचर, दे कैन ग्रो एफिशिएंटली। तो टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली देखा गया है कि अगर 25 से ऊपर की तरफ टेम्परेचर चला जाए इट इज़ मोर कंड्यूसिव फॉर द रैपिड ग्रोथ ऑफ साइनोफाइसियंस एंड डायनोफ्लैजिलेट्स। उसके बाद जो हैवी मेटल्स होते हैं जैसे जिंक है, ये जनरली इनहिबिट करते हैं, दे जनरली इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ एल्गे। लेकिन अगर कुछ हैवी मेटल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है, जैसे जिंक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन ट्रेस अमाउंट्स में है, देन एल्गे कैन यूटिलाइज इट फॉर देयर बेनिफिट। इसके साथ साथ और एक पॉइंट याद आ गया, देयर इज ए विटामिन कॉल्ड एज विटामिन B12, कोबैलेमिन जिसको हम बोलते हैं। कुछ एल्गे जो होते हैं, पर्टिकुलरली जो ब्लूम फॉर्मिंग एल्गे होते हैं, दे रिक्वायर दिस विटामिन B12। तो अगर आपकी वाटर बॉडी में B12 का विटामिन है, एल्गे के लिए ये वरदान है, एल्गे के लिए बेनिफिशियल है। तो उसके बाद और भी कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे और एक फैक्टर है जो है क्लाइमेट चेंज। उससे जो टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न्स में जो चेंज आया है, दे आर ऑल्सो हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज्ड एल्गल ब्लूम्स। सो दिस इज अ बिट अबाउट द प्रॉब्लम कैसे होती है, विच आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन और द फॉर्मेशन ऑफ एल्गल ब्लूम्स। अब देखेंगे कि जो प्रॉब्लम है इसका इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या है, व्हाट इज द हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ एल्गल ब्लूम्स। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, दे विल गिव ए बेसिक आइडिया as to why we consider algal blooms as harmful। तो सबसे पहले जो मैंने आपको पहले ही कहा कि they are responsible for the killing of fish। जो फिश होते हैं और बाकी जो एक्वाटिक फौना होता है, जो एक्वाटिक लाइफ होता है, जो एनिमल लाइफ होता है इन द वाटर बॉडीज, उनके लिए ये बहुत ही हार्मफुल है, बिकॉज दे आर गेटिंग किल्ड, उनकी डेथ हो सकती है बिकॉज ऑफ दीज हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स। क्यों? क्योंकि दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन होता है उसकी डिप्लीशन हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस एल्गी। तो एल्गल मैट जो होता है उसकी नीचे जो लाइफ होती है उसको ऑक्सीजन रीच नहीं कर पाता है। सेकेंड थिंग, जो ये हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स होते हैं, जो एल्गे होते हैं, दे रिलीज सर्टेन टॉक्सिन जिनको हम बोलते हैं फाइकोटॉक्सिन्स। ठीक है, इन फाइकोटॉक्सिन्स की वजह से भी डायरेक्टली फिश की किलिंग होती है या फिर जो एक्वाटिक जो लाइफ होती है उसकी किलिंग हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। इसके साथ साथ ह्यूमन्स के लिए क्या हार्मफुल इम्पैक्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एल्गे ने क्या हाल किया है पानी का। ठीक है, इससे जो क्वालिटी ऑफ वाटर होती है वो डिटीरियोरेट होती है, क्योंकि एल्गल ब्लूम्स वहीं पे फॉर्म करेंगे जहाँ पे न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो ऐसा पानी जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, और न्यूट्रिएंट्स आते कहाँ से हैं, वो एग्रीकल्चर फीड से आते हैं, वो सीवेज से आते हैं। ऐसा पानी कौन पिए? पानी की जो क्वालिटी होती है वो भी
डिटीरियोरेटेड आपको मिलेगी। तो और कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं एल्गल ब्लूम्स की वजह से, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। अब बात करते हैं सोल्यूशन की, यानी कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं इस एल्गल ग्रोथ को, इन एल्गल ब्लूम्स को हम कैसे कंट्रोल करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट, लेट्स टॉक अबाउट द सोल्यूशन नाउ। So there are so many ways by which we can control the growth of algal blooms, और सबसे पहला जो कंट्रोल मेजर है हमारे पास, इट्स द फिजिकल कंट्रोल। इसके लिए हम कुछ मशीन्स का यूज़ कर सकते हैं, कुछ टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से वी कैन डायरेक्टली गो इनटू द वाटर बॉडी एंड मैकेनिकली डिस्ट्रॉय दीज एल्गल ब्लूम्स। ठीक है, तो ये तो हो गया कि फिजिकल कंट्रोल में यू कैन यूज़ सर्टन मशीन्स और यू कैन यूज़ सर्टन मैकेनिकल tools for destroying these algal blooms। साथ साथ there is another method, हम क्या करते हैं, we try to block the sunlight, जो sunlight है उसको हम block करते हैं, because जैसे मैंने पहले ही कहा कि algal blooms जो है they are formed by algae and algae are photosynthesizing, that means they are dependent on the light for the growth। अगर हम sunlight को block करते हैं उससे क्या होगा, उससे जो growth है algae की वो घट जाएगी और हम कंट्रोल कर पाएंगे एल्गल ब्लूम्स को। सो व्हाट डू दे डू इन सर्टेन एरियाज, वो क्या करते हैं, वो बनाना लीव्स को यूज़ करते हैं या बाकी जो लीव्स होते हैं, जो बड़े बड़े लीव्स होते हैं बाकी प्लांट्स के, ब्रॉड लीव्स जो होते हैं, उससे वो क्या करते हैं, दे कवर दीज एल्गल ब्लूम्स, जो एल्गल ब्लूम्स है होते हैं उसको कवर करते हैं इससे, विद दिस इंटेंशन कि जो सनलाइट है वो ब्लॉक हो जाए, उससे जो एल्गी का जो ग्रोथ है वो कंट्रोल हो जाए। लेकिन जो फिजिकल मेथड है दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल एवरीवेयर, इसलिए हमारे पास और भी मेथड्स हैं। और एक मेथड जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इट इज़ केमिकल कंट्रोल। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ एल्गे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो केमिकल है इट इज़ कॉपर सल्फेट का हम यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ वी कैन यूज़ कैल्शियम हाइपोक्लोराइट और क्लोरीन। सो दीज काइंड्स ऑफ केमिकल्स कैन बी यूज्ड इन दी वाटर बॉडीज़ जहाँ पे बहुत सारी एल्गल ग्रोथ हो, बहुत सारे एल्गल ग्रोथ फॉर्म कर चुके हों। लेकिन यू नो कि केमिकल कंट्रोल में हम केमिकल्स यूज़ करते हैं, इसका हार्मफुल इम्पैक्ट भी होता है, क्योंकि इन केमिकल्स की वजह से जो एक्वेटिक लाइफ बाकी है एल्गल ब्लूम्स के बगैर, उसकी भी कैजुअलिटी हो सकती है, उनकी भी डेथ हो सकती है। सो अगर हम केमिकल्स यूज़ करते हैं, दे मस्ट बी यूज्ड अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन एंड अंडर लिमिट। तो उसके बाद और एक कंट्रोल मेजर है, इट इज़ बायोलॉजिकल कंट्रोल। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम किसी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं, किस लिए, टू किल द एल्गे। ठीक है, यू कैन यूज़ सर्टेन फंगाई, कुछ फंगाई को हम यूज़ कर सकते हैं, कुछ बैक्टीरियल स्पीशीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर इवन वी कैन यूज़ सर्टेन फेजेस और वायरसेस इन ऑर्डर टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ एल्गे। तो एक ग्रुप है वायरसेस का जिनको हम बोलते हैं साइनोफेजेस। फेजेस, यू नो, फेजेस आर द वायरसेस, बिकॉज ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, साइनो मीन्स ये वो फेजेस हैं विच इन्फेक्ट साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, एंड यू नो साइनोबैक्टीरिया यानी जो साइनोफाइसियंस होते हैं, दे आर द मेजर ग्रुप ऑफ एल्गे विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्गल ब्लूम फॉर्मेशन। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा वायरस है जो इन साइनोफाइसियंस से लड़े, we can use that virus for controlling algal blooms। इसके साथ साथ there are certain bacteria, कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं, कुछ ऐसे स्ट्रेन्स भी हैं बैक्टीरिया की which can kill certain algae। इसके साथ साथ कुछ ऐसे फंगई भी हैं, फंगई में एक ग्रुप है we call that phycomycetes। ठीक है, so they can be used to control these algal blooms। तो बायो कंट्रोल मेजर भी हमारे पास एक अल्टरनेटिव है जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं एल्गल ब्लूम्स को। अच्छा, देयर इज वन मोर कंट्रोल मेजर विच वी कॉल एज इनडायरेक्ट कंट्रोल। इनडायरेक्ट कंट्रोल का मतलब क्या है कि आप जो प्राइमरी कॉज है फॉर्मेशन ऑफ द एल्गल ब्लूम्स का, आप उस प्राइमरी कॉज को ही प्रिवेंट कर लीजिए। ये कॉज जो है, जो मेजर कॉज है एल्गल ब्लूम फॉर्मेशन का, इट इज़ द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। लेकिन वो न्यूट्रिएंट्स आते कहाँ से हैं, वो सीवेज से आते हैं, वो एग्रीकल्चर लैंड से आता है। ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड से क्यों, क्योंकि वहाँ पे हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर हम ऐसा करें कि हम फर्टिलाइज़र यूज़, जो केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ है उसका यूज़ मिनिमाइज़ करें, हम बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करें और जो सीवेज है उसको ब्लॉक करें,
प्रिवेंट करें हम कि किसी वाटर बॉडी में न जाए। तो जो न्यूट्रिएंट फ्लो है अगर हम उसको रुकाएं या फिर वो प्रैक्टिसेस जहाँ से न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं उन प्रैक्टिसेस को हम मिनिमाइज करें, हम कुछ ऑल्टरनेटिव्स ढूंढें, उससे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं इनडायरेक्टली द फॉर्मेशन ऑफ एल्गल ब्लूम्स। उसके साथ साथ और एक इम्पॉर्टेंट जो कंट्रोल मेजर है, इट इज़ द वेटलैंड रेस्टोरेशन। वेटलैंड्स जो है दे आर कॉल्ड एज द नेचुरल फिल्टर्स। इनको हम बोलते हैं नेचुरल फिल्टर्स। क्यों? क्योंकि ये फिल्टर करते हैं, फिल्टर आउट करते हैं न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द वाटर। अब मान लीजिए कि किसी एग्रीकल्चरल फील्ड में इन्होंने बहुत सारी खाद इस्तेमाल की, तो जो वहाँ पे हमारे प्लांट्स हैं वो कुछ खा जाएंगे, लेकिन बाकी जो है जो रेजिडुअल विल गेट आउट, वो चलते 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 कहाँ पहुँच जाएगा? लेक्स में पहुँच जाएगा, रिवर्स में पहुँच जाएगा और वहाँ पे वो एल्गल ब्लूम्स फॉर्म करेगा। लेकिन अगर इस रन ऑफ को, अगर इन न्यूट्रिएंट्स को, अगर इस पानी को जो न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ है, अगर इसको रास्ते में एक वेटलैंड मिल जाए, वो वेटलैंड क्या करेगा? वो इससे न्यूट्रिएंट्स निकालेगा, मतलब ये पानी को फिल्टर करेगा, और जो वहाँ से जो पानी निकलेगा इट विल बी डिफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो वेटलैंड में ही अब्जॉर्ब हो जाएंगे, नेचुरल फिल्टर्स। ठीक है, तो अगर जो हमारे पास जो वेटलैंड्स हैं, जैसे हमारे पास एक वेटलैंड यहाँ पे है वुरल लेक, ठीक है, अगर हम इनको रेस्टोर करें, इनका जो पोल्यूशन है उसको ख़त्म करें, कॉन्सिक्वेंटली विल बी रेस्टोरिंग द नेचुरल फिल्टर्स ऑफ अर्थ, और उससे क्या होगा? उससे अल्टीमेटली एल्गल ब्लूम फॉर्मेशन कम हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। तो अब जो लास्ट वाला हम देख रहे हैं यहाँ पे, इट इज़ एरेशन एंड वाटर सर्कुलेशन। ठीक है ना, मैंने पहले ही कहा कि जब पानी स्टैग्नेंट होगा उसमें न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेशन हो जाएगा, जो वहाँ पे एल्गे होंगे उनकी रैपिड ग्रोथ हो जाएगी। ऐसा अगर हम करें कि हम इस न्यूट्रिएंट प्रोफाइल को डिस्टर्ब करें बाय सर्कुलेटिंग दिस वाटर, ठीक है, कहीं एक जगह न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे एल्गे ग्रो करेंगे, इस न्यूट्रिएंट्स एक ही जगह है। अब मैं क्या करता हूँ? मैं इस न्यूट्रिएंट प्रोफाइल को डिस्टर्ब करता हूँ, मैं इस पानी को जहाँ पे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं इसको मैं डिस्टर्ब करता हूँ। इस सर्कुलेशन से क्या हो जाएगा? इससे भी हम एल्गल ब्लूम का जो ग्रोथ है उसको कम कर सकते हैं। तो इट वाज अ बिट अबाउट द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द एल्गे